मैंने एक बार एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। और बात क्या थी? एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के किसी ने समझाने की कोशिश की थी कि वो जो नट होते हैं ना, नट मतलब तमाशा दिखाने वाले, कैसे वो ऊंची रस्सी पर एक बांस के सहारे बैलेंस बना करके चल लेते हैं। अगर वो बांस ना हो तो शायद उस रस्सी पर बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि कुछ नट यानी कि कुछ कलाकार बिना बांस के भी उस रस्सी पर बैलेंस बनाते हुए चल लेते हैं। मगर इन उदाहरणों का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि लाइफ में अगर टूल्स ना हो, बैलेंस बनाना ना आए, तो लाइफ किसी काम की नहीं है। और हमारी लाइफ में लाइफ को बैलेंस करने के जो टूल्स हैं वो बाहरी नहीं है, वो इंटरनल है, मेंटल टूल्स। मगर वो मेंटल टूल्स क्या हैं जिनसे लाइफ को बैलेंस और खूबसूरत बनाया जा सकता है, लाइफ को जीने की कला सीखी जा सकती है? इसका जवाब हमें आज की समरी में मिलने वाला है। आज की बुक समरी है द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ, 52 सरप्राइजिंग शॉर्टकट्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, जिसे लिखा है रॉल्फ डोबेली ने। रॉल्फ डोबेली एक राइटर और एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने फिलॉसफी में MBA और PhD किया है। रॉल्फ डोबेली world.minds के फाउंडर भी हैं, जो एक थिंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट की कम्युनिटी है। उन्होंने कई फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक्स लिखी हैं, जैसे द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली और स्टॉप रीडिंग द न्यूज। ये समरी आपको सिखाएगी कि मेंटल टूल्स का इस्तेमाल करके आप कैसे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये कैसे खुश, अमीर और सक्सेसफुल बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ। एक अच्छी जिंदगी होने का मतलब क्या है? क्या एक अच्छी जिंदगी के लिए एक खास माइंडसेट या एटीट्यूड की जरूरत होती है? क्या ये गोल पाने या फिर खुशियां ढूंढने के बारे में है? हमारे लिए एक अच्छी लाइफ जीना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसे पाने के लिए कोई एक प्रिंसिपल या रूल खोजते हैं। पिछले कुछ दशकों में साइंस और मेडिसिन जैसे कई फील्ड्स ने ये पाया है कि ये दुनिया एक बड़े आइडिया के जरिए समझे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ मेंटल टूल्स की जरूरत है, वैसे ही हमें इन फील्ड्स को स्टडी करने के लिए कुछ मेंटल टूल्स की जरूरत है। ये टूल्स इंटेलिजेंस और पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी है। मेथड्स का ये कलेक्शन जिंदगी के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जिंदगी को चलाने का आपका पहले से तय किया हुआ प्लान या तरीका। इस बुक के ऑथर ने इन्हें 3 सोर्सेस से इकट्ठा किया है, जो हैं स्टोइसिज्म, इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी। इस समरी में आपको वॉरेन बफेट और कई जानी मानी हस्तियों की कहानी मिलेगी। आप उस आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे जिसने अपने नोबेल प्राइज को नजरअंदाज कर दिया, और उस मैथमेटिशियन के बारे में भी जानेंगे जिसने सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स में से एक को हल करने के लिए अपने $1 मिलियन के इनाम को मना कर दिया। आपको अपनी जिंदगी के बारे में और ज्यादा सोचने समझने में मदद करने के लिए आप अलग अलग तरह के सिचुएशन और थॉट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी सीखेंगे। उम्मीद है कि इस समरी के खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए एक अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है। तो आइए इस मीनिंगफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, मेंटल अकाउंटिंग। इस बुक के ऑथर रॉल्फ डोबेली ने स्विट्जरलैंड में अपने होम टाउन बर्न में हाईवे पर स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाई थी। स्पीड कैमरा ने उन्हें स्पीड लिमिट से 10 मील प्रति घंटा ऊपर जाते हुए पकड़ लिया। रॉल्फ को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्हें अचानक ही बहुत तेज गाड़ी चलाने की इच्छा हुई। उस समय हाईवे पर कोई और कार नहीं थी, इसलिए वो ये नहीं कह सकते थे कि स्पीड कैमरे से कोई गलती हुई है। अगले दिन रॉल्फ ज्यूरिख गए। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को अपने कार की विंडशील्ड पर एक टिकट रखते देखा। रॉल्फ को उस बिजी शहर में कोई लीगल पार्किंग स्पेस नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी ऐसे ही पार्क कर दी थी। रॉल्फ ने दौड़कर पुलिस ऑफिसर के पास जाने और उन्हें अपनी सिचुएशन समझाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा किया नहीं। ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ने के लिए मिलने वाली टिकट से उन्हें दुख होता था, मगर रॉल्फ ने इन्हें एक्सेप्ट करना और मुस्कुराहट के साथ पैसे चुकाना सीखा। हर साल वो 10,000 फ्रैंक चैरिटी में डोनेशन करने के लिए अलग रखते हैं। वो अपने ट्रैफिक के फाइन को उसका हिस्सा मानते हैं। ये बर्न शहर के लिए रॉल्फ की तरफ से डोनेशन जैसा था। इस ट्रिक को मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिचर्ड थेलर के द्वारा बनाया गया था, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फील्ड के महारथी हैं। मेंटल अकाउंटिंग में आप किसी नुकसान को एक फायदे में बदल देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि वो नुकसान अच्छा था क्योंकि उससे आपने कुछ पाया है। आप ऐसा अपने मन की शांति के लिए करते हैं। जैसे आप एक डेवलपिंग कंट्री, मतलब एक ऐसा देश जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, उसमें ट्रेवल करते हैं और आपका वॉलेट खो जाता है। कुछ मिनटों के बाद आपको अपना वॉलेट मिल जाता है, लेकिन उसमें रखा सारा पैसा गायब है। आप इस समय गुस्सा हो सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जगह उन सभी जगहों में सबसे खराब जगह है जहां आप आज तक गए हैं।
या आप ये सोच सकते हैं कि शायद किसी और को उन पैसों की जरूरत आपसे ज्यादा थी और ये उनके लिए आपकी तरफ से डोनेशन जैसा था। बेशक आपके पैसे चोरी हुए हैं, लेकिन मेंटल अकाउंटिंग की मदद से आप इस नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। रॉल्फ तब भी मेंटल अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं जब वो टैक्स पे करते हैं। बर्न के हाई इनकम टैक्स रेट के बारे में शिकायत करने के बजाय वो ऐसी जगहों के हालात के बारे में सोचते हैं जहां इनकम टैक्स नहीं है, जैसे रियाद, कुवैत, मोनाको और मुंह। आखिर में रॉल्फ बर्न में रहना चाहते हैं। हाँ, यहाँ टैक्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर शहर है। बहुत से लोग खाने या घर की आम चीजों के दाम बढ़ने पर शिकायत करते हैं। न्यूज रिपोर्ट में इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई और डिमांड का लॉ डिस्कस किया जाता है। व्यूअर्स $2 या $3 की बढ़त को देखकर अपसेट हो जाते हैं, मगर रॉल्फ के लिए इस सिचुएशन में पैसे बचाने से एनर्जी बचाना ज्यादा सही है। इस बारे में सोचिए, आप दुखी होने के बजाय अपनी मेंटल हेल्थ और खुशियां चुन सकते हैं। हो सकता है कि चीजों के दाम बढ़ने के कारण आप मार्केट में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करें, लेकिन ये तब भी फायदेमंद है अगर इसका मतलब है कि आप इससे अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा खाने को बना सकते हैं। पैसे के अलावा हम सभी समय भी तो बचाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम स्टोर के काउंटर, एटीएम, बस या फिर ट्रेन की लाइन में इंतजार करते हुए फंस जाते हैं। ऐसे समय में आप दुखी और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ऐसा करने के बजाय शांत होकर रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। इंतजार करते हुए आपने जो मिनट गंवाए हैं वो उन सालों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो छोटी छोटी चीजों के कारण स्ट्रेस न लेने पर आपकी जिंदगी में जुड़ जाएंगे। मेंटल अकाउंटिंग से ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि आपने पैसे या समय गंवाया है, लेकिन आप अपने फायदे के लिए सिचुएशन को अलग तरीके से देख सकते हैं। द फाइन आर्ट ऑफ करेक्शन। मान लीजिए कि आप लंदन से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में हैं। आपको लग सकता है कि प्लेन ठीक 90%, 80% या फिर 70% प्लेन के रास्ते पर ही चल रहा है, लेकिन इसका सही जवाब ये है कि प्लेन कभी भी सही रास्ते पर नहीं उड़ता। अगर आप खिड़की के बाहर देखें और प्लेन के विंग के किनारे पर फोकस करें, तो आप एलेरोन को देख पाएंगे जो प्लेन के फ्लाइट के रास्ते को लगातार एडजस्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑटो पायलट प्लेन के करंट लोकेशन और जहां उसे जाना है वहां के गैप को कैलकुलेट करता है और फिर ये सिस्टम प्लेन के डायरेक्शन को हर सेकंड हजारों बार करेक्ट करता है। ये कार चलाने की तरह है। मान लीजिए कि आप हाईवे पर अकेले हैं, आप एक सेकंड के लिए भी स्टीयरिंग व्हील से हाथ उठाने का खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि आप रास्ते से डगमगा जाएंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। प्लेन या कार की तरह ही हमारी जिंदगी भी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हम हर चीज शुरुआत से ही सही तरीके से सेट करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे अच्छे एजुकेशन, करियर, रिश्ते और परिवार के लिए एम करते हैं। हमने सभी चीजों की तैयारी अच्छे तरीके से की होती है, इसीलिए हम अपने गोल्स को पाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन असली जिंदगी में चीजें इस तरह से नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को ओवर एस्टिमेटिंग द सेटअप, मतलब अपनी तय की हुई चीजों से ज्यादा उम्मीद करना कहा जाता है। इसका मतलब है जितना भी आप चाहें कि आपकी जिंदगी परफेक्ट हो, लेकिन रुकावटें और गलतियां होंगी ही। हम जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों के शिकार बनते ही हैं। कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी ही नहीं। वो अपने प्लान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। वो एडजस्ट करने और गलतियों से सीखने की इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। द फाइन आर्ट ऑफ करेक्शन, मतलब खुद को सुधारने की कला को आप नेचर में भी देख सकते हैं। सेल्स खुद को लगातार डिवाइड करते रहते हैं और जीन्स में भी गलतियों को कॉपी करते रहते हैं। हर सेल में इन गलतियों को सुधारने के लिए मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसे डीएनए रिपेयर का प्रोसेस कहा जाता है। इसके बिना इंसान पैदा होने के कुछ घंटे के अंदर ही मर जाएगा। सेटअप या प्लानिंग को ओवर एस्टिमेट करने का एक एग्जाम्पल है शादी। क्या आप किसी ऐसे परफेक्ट कपल को जानते हैं जिनकी परफेक्ट शादी हुई थी, लेकिन अब उनके रिश्ते में मुश्किलें आ गई हैं? खैर, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। जिसने भी कभी प्यार किया है वो जानता है कि एक मजबूत और खुशहाल रिश्ते के लिए उसे लगातार रिपेयर करने और नर्चर करने की जरूरत होती है। चाहे आप एक दूसरे के साथ जितने भी अच्छे लगें या एक दूसरे के लिए परफेक्ट नजर आए, आपको कभी भी उन चैलेंजेस को कम नहीं समझना चाहिए जो आपके रिश्ते को हिला सकते हैं। करेक्शन की कला को हम पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं। यूएस के 1787 के कॉन्स्टिट्यूशन में 27 बार करेक्शन किया गया है। जर्मनी के 1949 कॉन्स्टिट्यूशन में 60 यानी कि 60 बार करेक्शन किया गया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए शर्मिंदा हुआ जाए। इस सुधार का मतलब है कि इन देशों में डेमोक्रेसी वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे करना चाहिए। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का इकलौता ऐसा रूप है जिसमें करेक्शन का बिल्ट इन मैकेनिज्म है।
मतलब जिसमें सुधारने की मशीन अंदर पहले से ही लगी हुई है। ये सही इंसान को पावर में लाने के बारे में नहीं है, ये गलत इंसान को बिना वायलेंस के पावर से हटाने के बारे में भी है। एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जहां आपको करेक्शन की कला अपनाने और पहले से तय किए हुए प्लान को ओवर एस्टिमेट करना कम करने की जरूरत है। हमारा अभी का स्कूल सिस्टम ज्यादा सही जवाब जानने और अच्छे ग्रेड्स लाने पर बेस्ड है। बच्चों को इस तरह से इसलिए सिखाया जाता है ताकि उन्हें स्टेबल जॉब और सक्सेस मिल सके, मगर ये सिस्टम अब बेकार होता जा रहा है। खासतौर पर हमारे मॉडर्न डिजिटल एज में खुद को करेक्ट करने, नई चीजें अपनाने और नए तरीके से सोचने की एबिलिटी अब ज्यादा जरूरी होती जा रही है, मगर इस तरह की क्वालिटीज स्कूल में बहुत ही कम सिखाई जाती है। चलिए अब कैरेक्टर के टॉपिक पर चलते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान को पसंद करते हो जो सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड हो सकता है कि आपको लगता है कि ऐसा उनके परफेक्ट सेटअप के कारण है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक अमीर और इज्जतदार परिवार में पैदा हुए हैं, या फिर वो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, या फिर उनके जीन्स परफेक्ट हैं। मगर क्या ये सच है? क्या आपको नहीं लगता कि सक्सेसफुल लोगों ने ऐसा खुद को लगातार इंप्रूव करके किया है? यहाँ पॉइंट ये है कि कोई भी परफेक्ट प्लान, जॉब, स्टॉक पोर्टफोलियो, बिजनेस स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग या सेटअप ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ खुद को लगातार सही करके बेहतर बन सकते हैं। आप जिन चैलेंजेस का सामना करते हैं उसके हिसाब से जरूरी एडजस्टमेंट करें। उन चीजों को सुधारें जो अब काम नहीं करती है। बदलाव को अपनाएं। इस तरह से इस तेज चलती दुनिया में आप आगे बढ़ पाएंगे। द प्लेज। हर्नान कॉर्टेज एक स्पेनिश कॉन्करर थे जिन्होंने 1519 में मैक्सिको पर हमला किया था। कॉन्करर वो इंसान होता है जो दूसरों पर हमला करके उन्हें जीत लेता है। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने मैक्सिको को स्पेनिश कॉलोनी अनाउंस कर दिया और वो वहां के गवर्नर थे। उसके बाद कार्टेज ने अपनी शिप तोड़ डाली और स्पेन वापस जाने का ख्याल मन से निकाल दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कार्टेज ने खुद से चुनने की आजादी क्यों छीन ली? तब तक के लिए आइए एक दूसरे लीडर के बारे में जानते हैं। रॉल्फ टोबेली अक्सर एक ऑब्लिगेटरी डिनर में एक सीईओ से मिलते थे। इस सीईओ की डिजर्ट न खाने की आदत थी। सालों तक रॉल्फ ने कभी उस सीईओ को डिजर्ट खाते नहीं देखा। शुरुआत में रॉल्फ को लगा कि ये बिहेवियर तो बेतुका है। उस सीईओ ने मौके के हिसाब से फैसला क्यों नहीं लिया? क्यों उन्होंने हर डिनर में डिजर्ट को छोड़ दिया? उन्होंने डिजर्ट चुनने के लिए अपना वेट, अपनी भूख या फिर वो डिजर्ट कितना सुंदर है ये क्यों नहीं देखा? कार्टेज के अपने शिप को तोड़ देने के फैसले और उस सीईओ के डिजर्ट ना खाने की आदत के पीछे के कॉन्सेप्ट का नाम है द प्लेज। ये क्लेटन क्रिस्टनस द्वारा फॉलो किया जाने वाला एक प्रिंसिपल भी है। वो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर और इंटरनेशनल बेस्टसेलर द इनोवेटर्स डिलेमा के ऑथर हैं। प्लेज एक ऐसा वादा है जो इंसान तोड़ नहीं सकता। ये एक पूरी तरह से किया गया कमिटमेंट है। प्लेज का मतलब होता है कि वो इंसान उस मुद्दे को लेकर नेगोशिएट यानी कोई भी बातचीत या समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। जब क्रिस्टनसन की उम्र कम थी तो उन्होंने ध्यान दिया कि बहुत से मैनेजर्स अपनी जिंदगी के पहले हाफ में अपने करियर पर ध्यान देते हैं। फिर जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब वो अपनी जिंदगी का सेकेंड हाफ अपनी फैमिली को देते हैं। मगर इन मैनेजर्स को तब जाकर एहसास होता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। कईयों की शादी टूट चुकी होती है और उनका उनके बच्चों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। इसलिए क्रिस्टनसन ने भगवान के सामने ये प्लेज यानी कि वादा लिया कि वो वीकेंड पर कभी भी काम नहीं करेंगे और वीकडेज में डिनर हमेशा घर पर ही करेंगे। क्रिस्टनसन ने अपने वीकेंड्स और डिनर्स अपनी फैमिली के लिए रिजर्व रखे थे। वो इसके लिए इतने ज्यादा कमिटेड थे कि अगर उन्हें इसके लिए हर सुबह दिन में 3 बजे भी काम शुरू करना पड़ता था तो वो करते थे। फ्लेक्सिबिलिटी एक जाल है। अगर क्रिस्टनसन ने ये प्लेज नहीं की होती और फ्लेक्सिबल बन गए होते तो उन्होंने कई बार वीकेंड पर काम करना चुना होता और मंडे और ट्यूसडे को घर जल्दी आए होते। लेकिन उन्होंने इस रूल को लेकर कोई एक्सेप्शन नहीं रखा। चाहे कुछ भी हो जाए, हर्नान को मैक्सिको कॉलोनाइज करना था, इसीलिए उन्होंने अपने शिप को तोड़ दिया था। उस सीईओ का गोल था अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, इसलिए उसने डेजर्ट को कभी हाथ नहीं लगाया। क्रिस्टनसन का गोल था अपनी फैमिली के साथ समय बिताना, इसीलिए वो अपने शेड्यूल के साथ इतने स्ट्रिक्ट बन गए। तीनों ने ही इनफ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई किया था क्योंकि तीनों के ही पास लॉन्ग टर्म गोल थे। अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाते तो इन लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने में फेल हो जाते। मगर ऐसा क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला, हर सिचुएशन के लिए नए फैसले लेना थका देने वाला होता है। इस कॉन्सेप्ट को डिसीजन फटीग मतलब फैसले लेने से होने वाली थकान कहा जाता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन थक जाएगा क्योंकि आप दिन के बीतते बीतते कई फैसले ले लेते हैं।
एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जब आपका ब्रेन सबसे कन्वीनियंट और सबसे खराब ऑप्शन चुनता है। इसीलिए प्लेज हेल्पफुल होता है। जब आप एक ऐसा प्लेज लेते हैं तब आपको और ज्यादा सोचने या फायदा नुकसान का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने बहुत पहले ही चुनाव कर लिया है और यह आपकी एनर्जी को बचाता है। दूसरा, इनफ्लेक्सिबल होना तब आपकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। कंसिस्टेंट बने रहकर आप लोगों को ये दिखाते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं और ये बात भी सामने रखते हैं कि नेगोशिएट करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप एक प्लेज लेते हैं तब आप सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर काबू करने की और डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप कम कमजोर नजर आएंगे क्योंकि लोगों को पता होगा कि आपको अपने फैसले से हिलाया नहीं जा सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल है दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी उन्हें बेचना चाहते हैं। आपके पास बफेट के सामने प्रपोजल रखने का सिर्फ एक मौका है। उन्हें नेगोशिएट करना या मोल भाव करना पसंद नहीं है। अगर उन्हें पहली मीटिंग में आपका प्राइस पसंद नहीं आता है तो वो आपकी कंपनी कभी भी नहीं खरीदेंगे। वो आपका पहला और आखिरी मौका होगा। इसलिए बफेट से मिलने से पहले आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी और अपना बेस्ट प्राइस ऑफर करना होगा, क्योंकि अगर वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो अपने प्राइस को कम करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखा आपने, फ्लेक्सिबिलिटी आपको थका हुआ और दुखी बना देती है और साथ ही आपके अल्टीमेट गोल से आपका ध्यान भटका देती है। उस चीज के बारे में सोचिए जिसे आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं और एक प्लेज लीजिए। आपके पास कामयाब होने के ज्यादा मौके होंगे। ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। कॉमेट 1 दुनिया का पहला कमर्शियल जेट एयरलाइनर था, लेकिन 1953 से 1954 तक ये उड़ते हुए हवा में कई भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। एक कॉमेट 1 कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ने के मिनटों के अंदर ही क्रैश हो गया। फिर एक दूसरा इटली के एल्बा आइलैंड के ऊपर टूट गया। हफ्तों बाद एक और कॉमेट 1 इटली के नेपल्स के पास समुद्र में जा गिरा। इन तीनों ही एक्सीडेंट में कोई भी जिंदा नहीं बचा। इन्वेस्टिगेटर्स को प्लेन क्रैश होने के कारण का पता कभी नहीं चल पाया, इसलिए कॉमेट 1 फ्लाइट का उड़ना जारी रहा। मगर चौथा प्लेन फिर नेपल्स के बाहर क्रैश हो गया और इसके बाद कॉमेट 1 का उड़ना बंद कर दिया गया। आखिरकार इन्वेस्टिगेटर्स ने प्रॉब्लम का पता लगाया। कॉमेट 1 के स्क्वायर खिड़कियों के किनारों में छोटी दरारें आ जाती थी। ये दरारें फ्यूजलेस यानी कि प्लेन की मेन बॉडी तक पहुंच जाती थी, जिसके कारण ये टूटकर अलग हो जाते थे। कॉमेट 1 का फेलियर ही वो वजह है जिसके कारण मॉडर्न प्लेन की खिड़कियों के किनारे अंडाकार या फिर गोलाकार होते हैं। लेकिन कॉमेट 1 का एक और प्रॉब्लम है। एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर डेविड वॉरेन ने सभी प्लेन के अंदर एक ऐसा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इंस्टॉल करने का सजेशन दिया जो टूटता ना हो। मकसद ये था कि ये डिवाइस हर सेकंड हजारों इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा, जिसमें पायलट की बातचीत शामिल होंगी। इससे प्लेन के क्रैश होने के कारण को जानना आसान हो जाएगा। इस डिवाइस को ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अपनी गलतियों से सीखने वाली इंडस्ट्री के रूप में एयरलाइन इंडस्ट्री नंबर 1 इंडस्ट्री हो सकती है। कैप्टन सलेन बर्जर एक ऐसे पायलट हैं जिन्होंने हडसन नदी में एक ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग की थी जिसे देखकर कोई भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया था। उन्होंने कहा था कि हम उड़ने के बारे में जो भी जानते हैं, सभी रूल्स, सभी तरीके, हमने उन्हें सीखा है क्योंकि उसके कारण कहीं किसी की जान गई थी। हर एयरप्लेन क्रैश के साथ एयरलाइन इंडस्ट्री ने और ज्यादा सीखा है, जिसके कारण फ्लाइट और ज्यादा सेफ बन गई है। इस प्रिंसिपल को ब्लैक बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है अपनी सभी गलतियों के बारे में जानना और उनसे सीखना। ये टर्म मैथ्यू सेट के द्वारा बनाया गया है, जो ब्लैक बॉक्स थिंकिंग नाम की बुक के ऑथर है। लेकिन इंसान एयरलाइन इंडस्ट्री जैसे बिहेव नहीं करते हैं। मान लीजिए 5 साल पहले आपने $100 की प्राइस पर कुछ शेयर खरीदे थे, लेकिन अब उन शेयर्स के दाम सिर्फ $10 यानी कि $10 रह गया है। अब शायद गवर्नमेंट या उस कंपनी या अपने ब्रोकर या फिर अपने उस दोस्त पर इल्जाम लगाएंगे जिन्होंने आपको इन्वेस्ट करने का सजेशन दिया था। लोगों के लिए सच्चाई को मानना और अपनी गलतियों को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यही इस चैप्टर का मेन लेसन है। आपको इसका सामना पूरी हिम्मत से करना चाहिए और आपकी ब्लैक बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि मोटे लोग अपने फोकस को अपनी जिंदगी के उस पहलू पर लगा देते हैं जहां उनका वेट मायने नहीं रखता है, जैसे उनका काम। ऐसा इसलिए क्योंकि फोकस शिफ्ट करना सच्चाई को एक्सेप्ट करने से ज्यादा आसान होता है। सच्चाई ये है कि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। ये लगातार घूमती रहेगी, सूरज उगता और डूबता रहेगा, समय रुकेगा नहीं, चाहे आपका दिल कितनी भी बुरी तरह से टूटा हो या आप जितने भी दुखी हो। तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? जब चीजें आपके हिसाब से हो रही हों तो सच्चाई को मानना आसान होता है, लेकिन इसे मानना तब भी जरूरी होता है जब जिंदगी आपके साथ गलत कर रही हो। वैसे गलत करती नहीं,
अक्सर हम देख नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या गलत है। इसीलिए हमें एक दोस्त की जरूरत होती है जो हमें खुलकर सच बता सके। सच्चाई को मानने का मुश्किल दौर गुजर जाने के बाद आपको एक ब्लैक बॉक्स बनाने की जरूरत है ना। आपको सच में एक कभी न तोड़ने वाला रिकॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नोटबुक और पेन से काम हो जाएगा। जब आपको कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत हो तो जो भी आपके दिमाग में हो उन चीजों को लिख लीजिए। अपने थॉट्स, अंदाजों, उम्मीदों और कंक्लूजन की एक लिस्ट बना लीजिए। ये नोटबुक या ब्लैक बॉक्स ही वो चीज है जिसके पास फेल होने पर आप वापस आएंगे। ये आपको देखने में मदद करेगा कि आपने क्या गलत किया है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी गलती क्या है तो आप शायद फिर से फेल होंगे। जिंदगी आपको तब तक गिराती रहेगी जब तक आप अपनी गलती पहचान कर उसे सुधार नहीं लेते। कड़वे सच को एक्सेप्ट करना दर्द भरा होगा, लेकिन आगे चलकर वो इस लायक होगा। आप पहले से ज्यादा समझदार और बेहतर इंसान बनेंगे। द ओवेरियन लॉटरी। आप अब तक जिंदगी में कितने सक्सेसफुल रहे हैं उसे रेट करने के लिए +10 से -10 तक का स्केल इस्तेमाल कीजिए, जिसमें +10 का मतलब है चैंपियन और -10 का मतलब है टोटल लूजर। अपना जवाब याद रखिए और खुद से पूछिए कि इस सक्सेस में आपकी कोशिश, मेहनत और आइडिया का कितना हिस्सा है। दूसरे शब्दों में आपसे पूछें तो अपनी सक्सेस का कितना % सच में आपके कारण है और कितना उन मौकों और फैक्टर्स के कारण है जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। ज्यादातर लोग इसका जवाब देंगे 60% और 40%। उनका मानना है कि उनकी सक्सेस का ज्यादातर हिस्सा उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। अब ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए कि 2 आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। दोनों ही एक जैसे स्मार्ट और एनर्जेटिक हैं। एक ट्विन यूनाइटेड स्टेट में पला बड़ा है और दूसरा बांग्लादेश में। अब सवाल ये है कि अगर उन दोनों ट्विन्स में से आप एक हैं तो आप वो ट्विन बनने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट में बड़ा हुआ है अपनी इनकम का कितना हिस्सा दांव पर लगाएंगे। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 80%। एक अमीर डेवलप्ड देश में रहने के लिए वो इतना बड़ा अमाउंट दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ये फिगर दिखाता है कि हमारे दिमाग में कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग देश के मुकाबले यूएस में बड़े होने से हमें सक्सेस के कहीं ज्यादा मौके मिलेंगे। ये ओवेरियन लॉटरी का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ उस देश में अप्लाई नहीं होता जहां से आप हैं। आप सिर्फ एक खास देश में पैदा हुए और पले बड़े नहीं हैं। आप एक खास स्टेट, शहर, पोस्टल कोड, कम्युनिटी और परिवार से आए हैं। इनमें से कोई भी फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये नहीं चुन सकते कि आप कहां पैदा होंगे या कौन से परिवार में पैदा होंगे। आप ये नहीं चुन सकते कि आपको कौन से वैल्यूज, बिहेवियर या प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे। वैसे ही आपका उस स्कूल पर कंट्रोल नहीं होगा जहां आप पढ़ने गए थे, ना ही उन टीचरों पर जिन्होंने आपको पढ़ाया है। आपका उन बीमारियों की डिसेबिलिटी पर कोई कंट्रोल नहीं था जो आपको हैं। एक स्टूडेंट से एम्प्लॉय तक, लाइफ पार्टनर से मैनेजर तक, न जाने क्या क्या आप एक रोल से दूसरे रोल में जाते रहे और फैसले लेते रहे जिन्हें आप पूरी तरीके से अपना नहीं कह सकते। ज्यादातर समय जब आपके पास एक जॉब या बिजनेस का मौका होता है तब किसी ने आपको वो मौका दिया होता है या आपके लिए कोई दरवाजा खोला होता है। अगर वो इंसान नहीं होता तो आप वहां नहीं होते जहां आप हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मुश्किलें भी झेलें तब भी आपको थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि आप लकी हैं। अब तक जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए उनमें से सिर्फ 6% अभी जिंदा हैं। आप दूसरी सदी में पैदा हो सकते थे, इसके कितने चांसेस हैं? तो इसका जवाब है 94%। इसका मतलब है कि इसके 94% चांसेस हैं कि आप एंशिएंट इजिप्ट में पानी उठाने वाले बन सकते थे, या फिर रोमन एम्पायर में एक गुलाम, या फिर मिंग डायनेस्टी में एक गीशा। तब आप अपने टैलेंट और स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। तब आप वो सक्सेस नहीं पा सकते थे जो आप एंजॉय कर रहे हैं। यही ओवेरियन लॉटरी है। आपकी सक्सेस के असली हकदार आपके जीन्स और वो माहौल हैं जिसमें आप पले बढ़े हैं। उसके हकदार आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है, जिन्होंने आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया, जिन्होंने आपको अपने इमोशंस मैनेज करना सिखाया। इसके हकदार आपके टीचर हैं जिन्होंने आपको एजुकेट किया और ऐसा करते हुए आपको अब्यूज नहीं किया। इसके हकदार आपकी कम्युनिटी है, आपके बॉस हैं जिन्होंने आपको हायर किया, या आपकी मेंटर है जिन्होंने आपको गाइड किया। इसके हकदार आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने आप पर तब भरोसा किया जब आपने अपना बिजनेस शुरू ही किया था। जो विल पावर आपके अंदर है वो आपकी जीन्स और आपकी जिंदगी के बैकग्राउंड से भी आता है। आपने शायद इसे अपने पेरेंट्स से या फिर अपने आसपास के लोगों से सीखा है। चलिए अब उस सवाल पर वापस जाते हैं जो हमने इस चैप्टर के शुरुआत में पूछा था। आपकी सक्सेस का कितना % सच में आपकी खुद की मेहनत से आता है? इसका सही और लॉजिकल जवाब होगा 0%।
ओवेरियन लॉटरी में आपके लिए 2 लेसन है। पहला है हम्बल, यानी कि विनम्र बने रहिए। चाहे आप जितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, जमीन से जुड़े रहिए, अपने कदम जमीन पर ही रखिए। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना पसंद है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं उसके कारण आप कितने लकी हैं। हमेशा थैंकफुल बने रहिए, क्योंकि आप उन लोगों के बिना कभी भी कामयाब नहीं होते जिन्होंने आपकी मदद की है। इसीलिए उनके एहसानमंद बनिए। दूसरा है अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए। बहुत से लोग गलत जीन्स के साथ गलत परिवार में या गलत कम्युनिटी में पैदा होते हैं। शायद वो अपने पेरेंट्स के द्वारा अब्यूज किए गए थे, या फिर एक गरीब और क्राइम वाली कम्युनिटी में पले बड़े हैं। शायद उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है, या फिर उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। इन लोगों ने ये हालात नहीं चुने, इसीलिए उनके लिए अपने दिल खोलिए। जितना हो सके उतना उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी मदद कीजिए। जब आप इसे इस तरह से देखेंगे, तब आप डोनेशन और टैक्स के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। अब ये पैसे खर्च करने के बारे में नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान होने के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है फक यू मनी। मान लीजिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं और बिना पानी के मीलों चल रहे हैं। आपने 2 दिन पहले आखिरी बार पानी पिया था। अब आप मीलों दूर पानी की ओर रेंगते हुए जा रहे हैं। आप 1 लीटर पानी के लिए कितने पैसे देंगे? एक बार जब आपने अपनी प्यास बुझा ली, तो आप दूसरे लीटर पानी के लिए कितना पैसा देंगे? तीसरे लीटर के लिए कितना देंगे? और चौथे लीटर पानी के लिए कितना देंगे? क्योंकि प्यास के कारण आपकी जान निकली जा रही है, तो शायद आप 1 लीटर पानी के लिए अपनी पूरी सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड और पेंशन फंड सब कुछ दे देंगे। पानी पीने के बाद आपके गले को राहत मिलती है, तो शायद आप दूसरे लीटर पानी के लिए अपनी महंगी घड़ी दे देंगे। आप तीसरे लीटर पानी के लिए अपने हेडफोन दे देंगे, और चौथे लीटर पानी के लिए अपने मोजे। इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। 1 लीटर पानी की कीमत आपके लिए तब तक गिरती जाती है जब तक आपके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी चीजों पर भी अप्लाई हो सकता है, जैसे खाना, कपड़े, गैजेट्स और सबसे ज्यादा पैसे। आपके पास ये जितना ज्यादा होता है, इसकी अहमियत उतनी ही कम होती जाती है। तो ये हमें फिर से पुराने सवाल के पास वापस ले जाता है, क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? आपके हिसाब से खुशी से और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कितनी इनकम की जरूरत है? क्या $1 बिलियन काफी है? क्या तब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे? देखिए, रिसर्च अलग रिजल्ट दिखाते हैं। गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। उनके लिए एडिशनल इनकम बहुत मायने रखता है। उन लोगों के लिए जो साल में $38,000 कमाते हैं, एडिशनल इनकम थोड़ी मददगार होती है। और उन लोगों के लिए जो एक साल में 75,000 से ज्यादा कमाते हैं, उनके लिए एडिशनल इनकम की भी कोई कीमत नहीं है। जैसे जॉन नाम का एक आदमी बिलियनर है। बाकी सभी लोगों की तरह उसे भी अपने दांत ब्रश करने होते हैं। कई बार उसे नींद नहीं आती है और सुबह उसे बहुत खराब महसूस होता है। हमारी और आपकी तरह वो अपने लाइफ पार्टनर से बहस करता है, उम्र बढ़ने और मौत से भी डरता है। इसके अलावा जॉन के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो उसके लिए काम करते हैं, जिन्हें उसे मैनेज करना होता है। उसे मीडिया से डील करना होता है और हर रोज सैकड़ों ईमेल्स भी पढ़ना होता है। तो क्या आपको लगता है कि जॉन का महल जैसा घर और 10 लग्जरी कार उसे खुश करती है? रिचर्ड ईस्टरलिन एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने 1946 से 1970 के बीच अमेरिकन की लाइफ सेटिस्फेक्शन को स्टडी किया था। 1946 या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के मुकाबले 1970 में लिविंग स्टैंडर्ड्स डबल हो गए थे। 1970 में लगभग सभी अमेरिकन फैमिली के पास एक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कार थी। लेकिन लाइफ सेटिस्फेक्शन का लेवल पूरे दशकों के दौरान स्टेबल रहा। ईस्टरलिन ने उन दूसरे 18 देशों में भी वही रिजल्ट पाया जिन्हें उन्होंने स्टडी किया था। इसका मतलब है 1970 के लोग 1946 के लोगों से ज्यादा खुश नहीं थे। ज्यादा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल का मतलब लाइफ सेटिस्फेक्शन में बढ़त नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को ईस्टरलिन पैराडॉक्स कहा जाता है। एक बार जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब एक्स्ट्रा इनकम आपकी खुशियों में कुछ ऐड नहीं करती। आपको लग सकता है कि मिलियनेयर बनने के बाद आप खुश होंगे, लेकिन ये किसी भी तरह से सच नहीं है। इसका कारण है कि पैसा रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव मतलब ये आपकी जरूरत से जुड़ा हुआ है। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा मौजूद रहना और कभी ना खत्म होना, जो कि पैसा नहीं होता। मान लीजिए कि आप और आपका कलीग आपकी कंपनी के लिए कई डील क्लोज करते हैं, तो इनमें से आप क्या चुनना पसंद करेंगे? ऑप्शन 1, आपको $10,000 का बोनस मिलेगा और आपके कलीग को कुछ नहीं मिलेगा। या फिर ऑप्शन 2,
आपको $15,000 का बोनस मिलेगा और आपके कलीग को $20,000 का बोनस मिलेगा। ज्यादातर लोगों की तरह हो सकता है कि आप भी पहला ऑप्शन चुने। आप $10,000 ले लेंगे, भले ही दूसरा ऑप्शन आपको $15,000 देगा। अगर आपके कलीग को आपसे $5,000 ज्यादा का बोनस मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक और सिनेरियो है। मान लीजिए कि आपने एक अच्छे गांव में जमीन खरीदी और अपने सपनों का घर बनाया, जिसमें लिविंग रूम, किचन और गार्डन बहुत अच्छे हैं। इसमें आपके परिवार की जरूरत से ज्यादा बेडरूम और बाथरूम है और आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। फिर 1 साल बाद कोई आदमी आपके बगल में जमीन खरीदता है और इतना सुंदर घर बनाता है कि उसके सामने आपका घर झोपड़ी जैसा दिखने लगता है। तो अब क्या होगा? हर बार जब आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपके पास इतना अच्छा घर होने के बावजूद आपका लाइफ सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्या पैसा खुशियां खरीद सकता है? इसका जवाब आप पर डिपेंड करता है। आप गरीबी से उबर जाते हैं तो यह आप पर डिपेंड करता है कि पैसा आपको खुश करता है या नहीं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 3 लेसन सिखाती है। पहला, आपके पास एक फक यू मनी होना चाहिए, यानी कि इतनी सेविंग्स जिससे आप अपनी जॉब छोड़ सके। जब आप जॉब का प्रेशर या टेंशन और नहीं झेल सकते तो आपका फक यू मनी आपको जॉब छोड़ने की आजादी देता है। इसका आइडियल अमाउंट आपकी 1 साल की सैलरी होता है। आपका फक यू मनी आपको इस चिंता के बिना एक नया वेंचर शुरू करने की आजादी देगा कि आपका परिवार भूखा न रह जाए। अगर आपके पास इतना फक यू मनी नहीं है जितना होना चाहिए तो अपने खर्चे कम रखिए। अपने पैसे उन चीजों पर बर्बाद मत कीजिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। खुद को बाहर खाने से, नए कपड़े और गैजेट्स खरीदने या बाहर घूमने जाने को लेकर डिसिप्लिन कीजिए। जितना हो सके उतना पैसा बचाइए। दूसरा, खुद को अमीर लोगों से कंपेयर मत कीजिए। ऐसा करना आपको बस दुखी और स्ट्रेस्ड करेगा। आप खुद को ऐसे लोगों से कंपेयर कर सकते हैं जो आपसे कम किस्मत वाले हैं, या सबसे अच्छा है खुद को कभी दूसरों से कंपेयर कीजिए ही मत। अगर आप अमीर हैं तो सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। दौलत लोगों में जलन भर देती है। याच या फिर प्राइवेट जेट खरीदना आसान है, लेकिन अगर आप एक बिलियनर हैं तो एक सिंपल लाइफ जीना और अपनी ब्लेसिंग्स दूसरों के साथ शेयर करना ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ कहलाएगी। द प्रिजन ऑफ अ गुड रेपुटेशन। एक फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर बॉब डायलन को 2016 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने 3 महीने तक इस पहचान और सम्मान को नजरअंदाज किया। बॉब ने कोई स्टेटमेंट या इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया ने उन्हें अनग्रेटफुल और घमंडी होने के लिए क्रिटिसाइज किया। जब उन्होंने आखिरकार बोलने का फैसला किया तो बॉब ने बस इतना कहा, मैं इस अवार्ड के लिए धन्यवाद देता हूँ। वो उस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद नहीं थे। आप उनके रिएक्शन से देख सकते थे कि बॉब दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज की परवाह नहीं करते थे। एक और एग्जाम्पल है ग्रिगोरी पेरलमैन। उन्हें एक महान मैथमेटिशियन माना जाता है। पेरलमैन ने 2002 में 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स में से एक सॉल्व की थी। बाकी 6 प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं की जा सकी हैं। पेरलमैन को फील्ड्स मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज की तरह ही है, लेकिन उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया। गरीब होने के बावजूद पेरलमैन ने फील्ड्स मेडल के साथ मिलने वाले $1 मिलियन प्राइज की मनी को भी मना कर दिया। ये ब्रिलियंट मैथमेटिशियन उस समय अपनी माँ के साथ अपने होम टाउन रशिया में रह रहे थे और उस वक्त उनके पास जॉब नहीं था। पेरलमैन को बस मैथमेटिक्स से मतलब था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके और उनके अचीवमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। इस चैप्टर का लेसन है एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल मतलब अंदरूनी वैलिडेशन। आप इसे अपना आउटर मतलब बाहरी स्कोर बोर्ड और इनर मतलब अंदरूनी स्कोर बोर्ड भी कह सकते हैं। आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या आप खुद को कैसे वैल्यू करते हैं या दुनिया आपको कैसे वैल्यू करती है? अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके बच्चे आपके एक्शन से ये सीखेंगे कि किस चीज पर फोकस करना है। वो या तो नकली चेहरे लगाना और दूसरों को खुश करना सीखेंगे, या उन्हें अपने खुद के बिलीव्स और स्किल्स पर भरोसा होगा। अपने एग्जाम्पल के जरिए आप उन्हें लोगों से वैलिडेशन खोजना सिखाएंगे, या फिर उन्हें अंदर से ये जानना सिखाएंगे कि चाहे दूसरे कुछ भी सोचें, वो वैल्यूएबल है। पुराने समय में एक्सटर्नल वैलिडेशन हमारे शिकार करने वाले और चीजें इकट्ठा करने वाले पूर्वजों के लिए ज्यादा मायने रखता था। उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना होता था और दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं उसकी परवाह करनी पड़ती थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो जिंदा नहीं रह पाते। मगर अब हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। अगर अब आप अपने रेपुटेशन या पब्लिक अपीयरेंस से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो आप अभी भी एक स्टोन एज में अटके हुए हैं।
लोग आपको आसमान पर बिठा सकते हैं या फिर आपकी पूरी पहचान को मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन इस पूरे इवेंट का असर आपकी जिंदगी में आपकी सोच से बहुत ही कम होगा। आप अभी भी जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। लोग धीरे धीरे इस प्रॉब्लम के बारे में भूल जाएंगे। तो खुद को इस इमोशनल रोलर कोस्टर से आजाद कीजिए। अपने रेपुटेशन और पब्लिक अपीयरेंस पर आपका फोकस उस चीज से आपका ध्यान हटा देता है जो आपके लिए सच में मायने रखती है। आपकी बुराई करने वाले लोग आखिर हैं कौन? क्या वो आपको पर्सनली जानते हैं? क्या उनके जीने मरने से आपको फर्क पड़ता है? सोशल मीडिया एक्सटर्नल वैलिडेशन के प्रति एडिक्टेड होना आसान बना देता है, इसीलिए खुद को इससे दूर रखने की पूरी कोशिश कीजिए। अपने आउटर स्कोर बोर्ड के बजाय अपने इनर स्कोर बोर्ड पर फोकस कीजिए। ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अच्छे काम कीजिए ताकि आप खुद को आईने में देख पाएं। उन लोगों के साथ समय बिताइए जिनसे आप प्यार करते हैं। ऐसी चीजें कीजिए जो आपको खुशी देती है। भले ही दुनिया आपकी तारीफ ना करे, लेकिन ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपको गर्व महसूस हो। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने मेंटल अकाउंटिंग के बारे में सीखा। ये किसी नुकसान को फायदे में बदलने के बारे में है। खुद को बताइए कि जो गलत हुआ है वो सही है, क्योंकि आपने फिर भी उससे कुछ पाया है। दूसरा, आपने द फाइन आर्ट ऑफ करेक्शन और सेटअप को ओवर एस्टिमेट करने के बारे में सीखा। एक परफेक्ट प्लान जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप लगातार इंप्रूव करके ही बेहतर बन सकते हैं। तीसरा, आपने प्लेज के बारे में सीखा। इनफ्लेक्सिबल बनिए। अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू को लेकर प्लेज लीजिए। उस प्लेज को नॉन नेगोशिएबल होना होगा ताकि आप अपना अल्टीमेट गोल पा सकें। चौथा, आपने ब्लैक बॉक्स थिंकिंग के बारे में सीखा। रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो आपको कितनी भी तकलीफ क्यों न दे। ये अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का इकलौता तरीका है। पांचवा, आपने ओवेरियन लॉटरी के बारे में जाना। आप अपने जीन्स और जिस तरह आपका पालन पोषण हुआ उसके प्रोडक्ट हैं। आप अपनी सक्सेस को पूरी तरह से अपनी नहीं कह सकते, इसीलिए आपको दूसरों की ओर ग्रेटफुल और काइंड होना होगा। छठा, आपने ईस्टरलिन पैराडॉक्स के बारे में जाना। आपके पास जो चीजें जितनी ज्यादा होंगी आपके लिए वो उतनी ही कम अहमियत रखेंगी, इसीलिए खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें और सिंपल लाइफ जिए। आखिर में आपने अंदरूनी और बाहरी वैलिडेशन के बीच में अंतर को समझा। लोग आपके बारे में जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, इसीलिए अपनी खुद की खुशी पर फोकस कीजिए। अगर आपको पता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको दूसरों की तारीफों की जरूरत नहीं है। ये सभी टूल्स अमेजिंग हैं, है ना? पूरी बुक में और भी कई मेंटल टूल्स हैं, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब आपको पता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा सिचुएशन की ब्राइट साइड को देखिए। लगातार खुद को इम्प्रूव कीजिए। जानिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अपनी गलतियों से सीखिए, हम्बल बने रहिए, प्रैक्टिकल बनिए और वो कीजिए जो आपको खुशी देता है। ये सभी मेंटल टूल्स आपको एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेंगे। इसी मोड़ पे ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। मगर एक खुशहाल जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे जिंदगी के लिए एक क्लियर विजन रखना है, ये सारी जानकारी हमें दे जाती है। इस समरी का एक एक चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द प्लेज, क्योंकि द प्लेज ही वो टूल होगा जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करेगा और हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है उसे अचीव करने में सारे फैक्टर्स को स्ट्रीमलाइन